बहू जब लड़ झगड़ कर अपने मायके पहुंची, निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान यह दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था वह इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते देख मेरा खून खौल रहा है। चीख कर गुस्से में बोले चतुर्वेदी जी। बड़ी बहू रागनी, जिसने अभी छोटी बहू गौरी को झन्नाटेदार चांटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा महेंद्र, जो छोटे बेटे राजेश का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू रागनी कुछ कहना चाहती थी, मगर चतुर्वेदी जी किसी की बात सुने बिना वहाँ से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, मिसेस चतुर्वेदी निवास। मगर आज अपने बेटे बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में चतुर्वेदी जी, उनकी पत्नी जिया, बड़ा बेटा उसकी पत्नी और उनकी बेटी गिनी और छोटा बेटा उसकी पत्नी के साथ रहते थे। जिया जी जब मंदिर से घर आई तो चतुर्वेदी जी ने उन्हें सारी बात बताई। जिया जी भी यह सब सुनकर दुखी हो गई और एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद रागनी ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कोई खाना खाने नहीं आया। रागनी अपने ससुर से माफ़ी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर चतुर्वेदी जी और जिया जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रागनी अपनी देवरानी गौरी के कमरे में पहुंची तो गौरी ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। रागनी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। पति महेंद्र बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को इस घर से अलग ही हो जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। रागनी बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात रागनी के भाई का फ़ोन आ जाता है और वह कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती है। दूसरे दिन रागनी के भाई को घर आया देख चतुर्वेदी जी और जिया जी हैरान रह जाते हैं। रागनी का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह रागनी को ले जाना चाहते हैं। रागनी एक खत लिखती है और चतुर्वेदी जी की डायरी में वह खत रख देती है। वह जानती है कि चतुर्वेदी जी रोज़ डायरी लिखते हैं, इसलिए उसका खत शायद वह पढ़ लेंगे और अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। रागनी के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी जिया जी पर आ जाती है, क्योंकि गौरी के मन पर आधारित होता था। उसका मन अच्छा होता तो वह काम करती, वरना काम पड़ा रखती। मगर जिया जी को घर का काम ऐसे पड़े रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह घर के ज़्यादातर काम कर देती। चतुर्वेदी जी रात को जैसे ही डायरी खोलते हैं, उन्हें बहू रागनी द्वारा लिखा खत मिलता है। खत में लिखा होता है, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने गौरी को थप्पड़ क्यों मारा था और महेंद्र ने उनके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए यह खत लिखा है।
पापा जी, उस दिन मेरी बेटी गिनी के हाथ से कांच का गिलास फूट गया था, जो देख गौरी बोली, अंधी कहीं की, देख कर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा गिलास फोड़ दिया। पीछे से राजेश भैया बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप, कहकर दोनों गिनी को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते चतुर्वेदी जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो जिया जी खड़ी थी। वे बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? चतुर्वेदी जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। जिया जी बोली, जी ज़रा ज़ोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहू में हाथापाई तक बात पहुँच गई। चतुर्वेदी जी अब खत जोर से पढ़ने लगे, जिसमें रागनी ने लिखा था, अभी 3 महीने पहले ही तो गिनी और महेंद्र का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को अंधे होने का ताना मारा जाए तो क्या यह सही है पापा जी? जिया जी बीच में ही बोली, आज भी वह दिन याद आता है तो रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे, वह तो रागनी ही थी जो ऐसे समय में भी बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी और लगातार हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि गिनी और महेंद्र आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू गौरी को गिनी को इतना बड़ा ताना मारने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे राजेश ने भी ऐसा बोला, या तो हद है। चतुर्वेदी जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? चतुर्वेदी जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से महेंद्र की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत थी, जिससे घर का सारा बोझ राजेश भैया पर आ गया। बस तब से गौरी मुझे रोज़ ताने सुनाने लगी, कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे न उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे यह ताने रोज़ रोज़ नहीं सुने जाते। पापा जी, अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या यह गलत है? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की ज़रूरत है, ना कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों के उल्लंघनों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर चतुर्वेदी जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वो जिया, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थी। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में। जहां एक तरफ बड़ी बहू रागनी घर की जिम्मेदारियों के प्रति हिम्मत और सुशील, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू गौरी चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसकी हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था। जिया, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से। और मैं क्यों भेदभाव करूँगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? जिया जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बढ़ जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। बोलते हुए रो पड़ी जिया जी। चतुर्वेदी जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू गौरी इतनी तेज स्वभाव की है कि वह इस तरह ताने मारती होगी। जिया जी बोली, अरे गौरी तो हमेशा अपनी मेकअप पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती आपकी छोटी बहू। और तो और
एक बार जब वह अपनी मेकअप कर रही थी तो मैंने बोला, बेटा हर टाइम क्या चिपकी रहती हो आईने पर, कुछ काम भी कर लो। तो उल्टा मुझ पर ही वह भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती, हर टाइम टोकती रहती हो। हाँ मैं मानती हूँ, वैसे गौरी के दिल में कोई खोट नहीं, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। चतुर्वेदी जी बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने भी बिना कुछ जाने रागिनी और महेंद्र पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ी गौरी सास ससुर की यह सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर राजेश से कहती है कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है राजेश। राजेश बोला, क्यों, क्या हुआ गौरी? इतने सब के बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ही ले रहे होंगे ना? गौरी बोली, वह सब तो मुझे नहीं मालूम राजेश, मगर मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल गौरी को और राजेश अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे। राजेश 3 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से गौरी अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रख अपनी बादशाहियत चलाती। उससे घर के ज़्यादा काम भी नहीं होते थे और वह हमेशा फ़ोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह तंग करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उनका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादे पर पानी फिरता नजर आया और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी कल मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली, मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। या तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रागिनी भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी फेवरेट बहू रागिनी भाभी के साथ ही रहिए, बोलकर गौरी अपने बेटे को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। मगर दूसरे ही दिन रागिनी अपने मायके से आ चुकी थी। जिया जी ने अब रागिनी से पूछा कि वह जल्दी क्यों आ गई। तब रागिनी ने बताया कि उसे महेंद्र ने फ़ोन पर बताया कि गौरी अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। अब वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। जिया जी सोचने लगी कि अब तक वे जो रागिनी के बारे में सोचती थी वह सही ही सोचती थी। रागिनी अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। गौरी ससुराल से झगड़ा कर मायके आ गई, जहां 1-2 दिन तो उस सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जो ज़रा और डाल देना। गौरी भाभी जैस्मीन गुस्से से बोली, पापा आपका तो यह रोज़ का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज़्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज़ रोज़ की झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग। मुझसे नहीं होता सभी की खातिरदारी, मुझे अलग रहना है। गौरी बोली, भाभी इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? जैस्मीन बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। गौरी को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। गौरी अपनी माँ से बोली, माँ भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग रहने की बात कर रही है। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुशीला जी बोली, बेटा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख ले, 3 महीने से तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया है कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर बैठ गई। अब यह देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फ़ोन पर भी समझाती थी, मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी,
मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फ़र्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। यह सब सुनकर गौरी को एकदम से एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन गौरी अपने ससुराल पहुंच गई। जब राजेश ने गौरी को अचानक आया देख पूछा कि तुम जो वापस नहीं आने वाली थी। गौरी बोली, राजेश, कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है जिसे कोई ना कोई उतारता ज़रूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अक्ल ठिकाने आई। कहकर गौरी ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफ़ी मांगी और वापस सभी परिवार प्यार से रहने लगे। एक रोज़ सुशीला जी और जैस्मीन का फ़ोन आने पर गौरी अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में सुशीला जी ने गौरी को बताया कि उन्होंने और जैस्मीन ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि मुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। गौरी बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी के कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे। मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वह अपने सास ससुर जेठ जेठानी से अलग क्यों होना चाहती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। धन्यवाद।